प्लस वाले व्यक्ति को जो है वो हो सकता है। इसी तरीके से डायबिटीज के केसेस जो है वर्ल्ड वाइडली जो है वो आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड डायबिटीज जो है एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि ये अब ऐसा नहीं है कि मिडिल एज वालों को हो रहा है या ओल्ड एज के ग्रुप के लोगों को ही प्रीडोमिनेंटली डायबिटीज जो है मधुमेह जो है वो हो रहा है, बट ये जो है आज की डेट में यंग एज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है उनमें भी डायबिटीज के केसेस जो है आज की डेट में हमें बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब मधुमेह जो है डायबिटीज जो है इसमें जो वो प्रॉब्लम जिसमें जाती है वो होता है हमारा पैनक्रियाज में कई बार इश्यूज जो है वो आना शुरू हो जाता है। लंगरहैंस जो सेल्स होते हैं बीटा लंगरहैंस सेल्स जो होती हैं उनमें इश्यूज आने की वजह से कई बार जो डायबिटीज जो है वो डेवलप होती है। कई बार डायबिटीज जो है वो हेरिडिटरी व्यक्ति को मिल जाती है। फैमिली में सबको डायबिटीज है तो उसके कई बार जो है एज अ इशू जो है हेरिडिटरी इश्यूज या फैमिली फैक्टर की वजह से कई बार व्यक्ति के अंदर अर्ली एज में डायबिटीज जो है कई बार डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और कई बार व्यक्ति के खुद के रहन सहन के तरीके, खुद के खान पीन के तरीके की वजह से, लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से जो है वो डायबिटीज डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम ये बोले कि डायबिटीज को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो बिल्कुल डायबिटीज या मधुमेह जो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं पूरी तरीके से। शुगर लेवल को जो है वो कंट्रोल या नॉर्मल लेवल पे लेकर आ सकते हैं अगर व्यक्ति अपने रहन सहन, खान पीन, लाइफस्टाइल के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस लेवल पर भी अगर अपना काम करे, कंट्रोल रखे, तो ब्लड शुगर अलोंग विद द मेडिसिन, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिना मेडिसिन के क्या कंट्रोल हो सकता है, नहीं, सपोर्टिव चीजें जो आपको करनी है अपनी तरफ से, मेडिसिन तो काम कर ही रही है, इसके अलावा जो अपनी तरफ से जो काम करने की जरूरत है वो है लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना, डाइटरी हैबिट्स को इम्प्रूव करना। पर ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप एडवाइस कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या इसमें डायबिटीज मेलाइटस में क्या क्या लक्षण जो है वो देखने को हमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहला आता है पॉलीडिप्सिया। रिचा जी म्यूट कर लें। पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। अच्छा, पॉलीडिप्सिया का मीनिंग पता है किसी को या मैं बता दूं आपको? ज्यादा प्यास लगना मैम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आशुतोष जी। एक्सेसिव क्वांटिटी में थर्स्ट की फीलिंग अगर हो रही है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, बार बार हर थोड़ी देर में व्यक्ति को अगर प्यास लग रही है तो हम उसे बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। ठीक है, पॉलीफेजिया। प्रियंका जी म्यूट कर जी। प्रियंका जी, हाँ, गले सूखना। नहीं, पॉलीफेजिया का मतलब होता है एबनॉर्मल हंगर, भूख जो है, सॉरी नॉट भूख, हंगर जो है, भूख जो है बहुत एक्सेसिव मात्रा में और अनकंट्रोलेबल मैनर में जब लगती है। पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। अमित सिलोरिया जी, डायबिटीज एनसीबी जो है वो हम उसमें पढ़ रहे हैं डायबिटीज के बारे में, ये देख रहे हैं। ठीक है, आप शायद न्यू ज्वाइन हुए हैं। तो यहाँ पे पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। पॉलीडिप्सिया का मीनिंग बिल्कुल सही है कि बहुत एक्सेसिव और एबनॉर्मल थर्स्ट जहाँ पर होती है उसे हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया, थर्स्ट की बात कर रहे हैं। पॉलीफेजिया एबनॉर्मल हंगर जब होती है, इसमें व्यक्ति को, डायबिटीज वाले व्यक्ति को जो है एबनॉर्मल हंगर जो है, भूख बहुत एक्सेसिव मात्रा में लगती है, अनकंट्रोलेबल भूख जो है वो लगती है, उसे हम बोलते हैं पॉलीफेजिया। ठीक है, वीकनेस हम इसे बोल सकते हैं कि वीकनेस भी व्यक्ति में जो है वो फील होना स्टार्ट हो जाती है, मेंटल और फिजिकल लेवल दोनों पर आती है। इसके अलावा डायबिटीज अगर कंट्रोल नहीं होती है, ब्लड शुगर लेवल अगर कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो कई बार वो आपकी आंखों पर भी असर देना शुरू करती है, जिसे हम बोलते हैं रेटिनोपैथी की कंडीशन जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है इसमें, साथ में गैस्ट्रो रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि नॉशिएटिंग फीलिंग होना। नॉशिया और वॉमिटिंग दोनों चीजें अलग अलग है। नॉशिया का मतलब है सिर्फ महसूस होना कि उल्टी आ सकती है, वॉमिटिंग का मतलब है कि उल्टी होना,
उबकाई मतलब इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेटचिंग, ठीक है। रेटचिंग का मतलब होता है उबकाई ले लेकर उल्टी करना, ठीक है। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम डायबिटिक पेशेंट में कई बार देखने को मिल सकती है। जब शुगर लेवल बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड मैनर में चल रही होती है तो वो स्टमक जो है उसको भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें आ सकती है, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, और रेटचिंग के साथ वॉमिटिंग जो है वो होना शुरू हो जाना, पूरी बॉडी में जो है वो दर्द रहना, बॉडी में जनरलाइज बॉडी जो है होल बॉडी में पेन की कंडीशन डेवलप हो जाना, वीकनेस की फीलिंग जो है वो उसमें प्रेजेंट रहना, और इसके साथ साथ व्यक्ति जो है उसकी मेजर प्रॉब्लम ये होती है, डॉक्टर साहब मैं खा तो बहुत अच्छे से रहा हूँ पर मेरा वजन जो है वो कम होता जा रहा है। तो वेट लॉस की प्रॉब्लम जो है कई बार यहाँ पर डायबिटिक पेशेंट में जो है वो देखने को हमें मिलती है, ठीक है। इसके अलावा है रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि ब्रीथ जो है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, तेज तेज चलना जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, पॉलीयूरिया की कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है। पॉली मतलब फ्रीक्वेंटली यूरिन की डिजायर या मिक्सचुरेशन जो है वो बढ़ जाए। नॉर्मल अगर व्यक्ति 4 बार जा रहा है तो यहाँ पर व्यक्ति जो है उसको फ्रीक्वेंट बार बार थोड़ी थोड़ी देर में, या हम बोले घड़ी घड़ी में उसको बार बार यूरिन जो है वो पास करने की इच्छा जो है वो बनी रहती है और यूरिन के लिए वो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ग्लाइकोसूरिया मतलब कि यूरिन में शुगर जो है या ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट आने लगता है। जैसे आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसमें शुगर आपको मिलता है, साथ में ही जब आप यूरिन टेस्ट करवाएंगे, बहुत सीवियर अगर ब्लड शुगर लेवल हो गया, अनकंट्रोल्ड मैनर में अगर ब्लड शुगर लेवल चल रहा है, तो जब आप यूरिन टेस्ट करवाते हैं व्यक्ति का तो उसमें आपको यूरिन में ग्लूकोज जो है वो ट्रेसेस में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही यूरिन का कलर के साथ साथ उसकी जो हम ये बोले कि कंसिस्टेंसी जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, फ्रोथी होना स्टार्ट हो जाती है यूरिन। तो वो इंडिकेट करता है कि यूरिन शुगर जो है वो अनकंट्रोल चल रही है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसकी वजह से ब्लड के साथ साथ नॉर्मली जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है, न्यूट्रिशन एनर्जी जो है वो इंस्टेंट प्रोवाइड करना शुरू करता है। बट यहाँ पर जो है क्योंकि पैनक्रियाटिक लेवल पे सत्येन जी आप शायद अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, टॉपिक डायबिटीज चल रहा है एनसीबी में। तो यहाँ पर पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ठीक है, पॉलीफेजिया, 3 पॉलीज जो है इसके PQRS या हम ये बोल सकते हैं मेन की नोट है जो कि इंडिकेट करता है कि व्यक्ति जो है वो डायबिटिक हो रहा है। बिफोर चेकिंग द ब्लड शुगर लेवल और यूरिन में चेक करने से पहले इस तरीके के लक्षणों से आप डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ये डायबिटीज का पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है या नहीं है, ठीक है। अब हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं कुछ, और कुछ जो है अपनी गलत आदतों की वजह से व्यक्ति जो है वो डायबिटीज डेवलप कर लेता है। वर्ल्ड वाइडली जो देखा जा रहा है, जो हम बार बार रिपीटेडली बोल रहे हैं, एनसीबी के पीछे रीजन जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस डेवलप होने के पीछे का जो मेन रीजन है वो कंप्लीटली व्यक्ति की लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। असमय खाना, असमय सोना, असमय उठना, और खाने में भी न्यूट्रिशियस डाइट ना लेना, अनहेल्दी जंक फूड जो है उसकी तरफ ज्यादा जाना, ये व्यक्ति के अंदर एनसीबी डेवलप करने के लिए मेन रीजन जो है वो पाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बहुत ज्यादा ओबेज व्यक्ति है उसमें भी कई बार लिवर जो है वो अफेक्ट होना स्टार्ट होगा, फैट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, फैटी लिवर होगा, और ग्लूकोज जो है यूटिलाइज होना चाहिए था लिवर के थ्रू वो ब्लड में ही रह जाएगा। अब वो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ा देगा और व्यक्ति जो है वो डायबिटिक होना शुरू हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ हम जीवन शैली में अगर परिवर्तन ले आए व्यक्ति के, स्लाइड ग्रेजुअली हम अगर फिजिकल एक्टिविटीज उसकी बढ़वा दें, ठीक है, जैसे वॉक हो गया, योगा हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गए, तो इनसे जो चीजें हैं
वो कंट्रोल में की जा सकती हैं। ठीक है, साथ में ही व्यक्ति को यहाँ पे बहुत ज्यादा अपने रूटीन के लिए रिचुअल होना पड़ेगा। रिचुअल इन द सेंस जैसे कि हम लोग अपने धर्म के लिए, अपने पूजन पाठ के लिए बहुत ज्यादा रिचुअल होते हैं कि मॉर्निंग में पूजन करनी है, शाम को करनी है। उसी तरीके से अपनी मेडिसिन, अपनी डाइट, अपनी लाइफ स्टाइल के लिए उसे रिचुअली उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा कि करना है मतलब करना है। कोई उसमें टाला मटोली नहीं हो सकती कि मॉर्निंग का फूड जो है, मील जो है वो स्किप कर लिया, या इवनिंग का मील हमने स्किप कर लिया 6 बजे वाला और रात में 12 बजे हम खा रहे हैं। तो ये कोई पैटर्न नहीं, एक पैटर्न जो है हम उसे फिक्स करना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू दैट उसको अपने डाइट, अपने स्लीप को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि मेडिसिन जो है उनको कंप्लीटली बेनिफिट प्रोवाइड कर सके और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर सके। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्वस्थ आहार पैटर्न, जिसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में हेल्दी डाइट हैबिट, फॉलो करने के निर्देश दिए गए। WHO के द्वारा भी गाइडलाइंस दिए गए कि हेल्दी डाइटरी हैबिट जो है वो फॉलो करना है, जैसे कि स्प्राउटेड फूड्स हो गए, फ्रूट हो गया, इंस्टेड ऑफ फ्रूट जूस फ्रूट्स जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि उसमें नेचुरल शुगर होता है, आर्टिफिशियल जूस स्वीटनर जो है वो नहीं डाला जाता है। ठीक है, अगर बहुत एक्सेसिव में रिक्वायरमेंट है तो कई बार एडवाइजेबल होता है। हेलो, देखिए आप लोग बीच बीच में अनम्यूट हो जाते हैं, कोशिश करके म्यूट ही रखें। दिक्कत आ तो बताना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। और ये देखा भी गया है रिसर्च में और स्टडीज में कि डायबिटीज जो है वो कंट्रोलेबल कंडीशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग जो है वो चलेगी, अनटिल एंड अनलेस ऑर्गेनिक लेवल पर कोई डिस्टर्बेंसेस, कोई डीजनरेशन जो है वो नहीं चल रहा हो तब तक। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक लेवल पे डीजनरेशन स्टार्ट हो गया हो तो लाइफस्टाइल तो इम्प्रूव रखना ही है, मेडिसिन जो है वो और स्ट्रिक्ट पैटर्न में जो है फॉलो करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर और हाँ, बार बार ये चीज इसमें मेंशन की जा रही है कि नॉनवेज जो है उनका सेवन कहीं ना कहीं जो है वो हानिकारक जो है वो पाया जा रहा है। तो उसको आपको टैपर अप करके नेचुरल जो वेजिटेरियन डाइट्स हैं उनको आप लें, जिससे कि वो इजीली डाइजेस्टेबल हो और आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड जो है वो प्रॉपर कर सके। स्लीप जो है वो प्रॉपर रहे, हैवी डाइट ना लें, क्योंकि मील जो है आपको फ्रीक्वेंटली लेना है, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में। तो अगर आप हैवी मील लेंगे तो कैलोरी वो उतना ही आपको प्रोवाइड करेगा, फैट का फॉर्मेशन उतना ही होगा और बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो बॉडी ऑलरेडी वेट लॉस में जा रही है, एनर्जी बॉडी की कंप्लीटली उस फैट की तरफ चला जाएगा, तो बॉडी का वेट लॉस और होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटर है हेल्दी लाइट डाइट जो है वो ले, इजीली डाइजेस्टेबल और फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइट जो है वो लेना ज्यादा एडवाइजेबल है। यही चीज एनसीबी के रोकथाम में भी मेंशन की गई। जोखिम से बचने के लिए आप किस तरीके से, एनसीबी के जोखिम से बचने के लिए आप किस तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं, तो आपको यही एडवाइस करना है, क्योंकि एक लाइफस्टाइल तो बार बार यही एडवाइस किया जाता है, क्योंकि एनसीपी एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल में आपका रहन सहन, खान पीन और व्यवहार सारी चीजें जो हैं आती हैं। तो जब इनके ऊपर आप काम करते हैं तो आप कहीं ना कहीं एनसीबी के जोखिम या एनसीबी से होने से आप रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहीं पर मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, तो एनसीबी का मैनेजमेंट जो है व्यवहार में बदलाव, जैसे कि कैंसर किस वजह से हो रहा है, मेजर फैक्टर क्या है सबको पता है, लेकिन वही चीज व्यक्ति जो है वो करता है। फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, स्लोगन बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बट स्टिल मैक्सिमम यंग पॉपुलेशन जो है वो स्मोकिंग की तरफ जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है और स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देती है। तो लंग कैंसर के केसेस जो है वो रिड्यूस तो हो नहीं रही हैं, तो लंग कैंसर जो है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ
यहाँ पे व्यवहारिक आने की जरूरत है। कैंसर के फैक्टर्स जो है, कैंसर ट्रिगरिंग कॉजेस जो हैं, उनसे बचना जरूरी है। जैसे कि लंग कैंसर से बचने के लिए आपको क्या करना जरूरी है, फ्रेश एयर होना जरूरी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूरी है, स्मोकिंग जो है वो नहीं करना है। दूसरा फैक्टर है कि लंग्स के अलावा अगर हम देखें कि और कैंसर के पीछे क्या क्या रीजन आ रहे हैं, जैसे ओरल कैंसर के पीछे तो तंबाकू या टबैको च्यूइंग एक मेजर रीजन आ रहा है। स्टिल पॉपुलेशन जो है वो टबैको च्यूइंग मैक्सिमम पॉपुलेशन कर रही होती है। तो यहाँ पर अगर हमें रिस्क फैक्टर को कम करना है, इंसिडेंस रेट जो है कैंसर के रिड्यूस करना है, तो वहां पर पॉपुलेशन को एजुकेट अवेयर करवाना जरूरी है कि इनके क्या क्या दुष्परिणाम या साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि आप एनसीपी से पॉपुलेशन को बचा सकते हैं और वर्ल्ड वाइडली एनसीपी के रेट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यवहारिक बदलाव लाने की जरूरत है, फिजिकल एक्टिविटी, जिससे कि बॉडी में जो एक्सेसिव और अननेसेसरी का जो फैट डिपॉजिट हो गया है उसको जो है वो बर्न किया जा सके, और एक स्वस्थ वेट, हेल्दी वेट जो है वो मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा बॉडी वेट का नियंत्रण में रखना, बॉडी वेट को नियंत्रण में तभी रखा जा सकता है जब व्यक्ति खुद का सेल्फ कंट्रोल होगा, खुद पर ही कंट्रोल जब उसका होगा कि नहीं, अगर चाय अगर वो 4 बार पीता है तो उसको वो 2 बार कर दे या 1 बार कर दे, दैट विल बी गुड फॉर दी हेल्थ। और डाइट में अगर वो जंक फूड मैक्सिमम खाता है तो हफ्ते में 1 बार कर दे और ग्रेजुअली उसको भी बंद कर दे, सिर्फ जस्ट फॉर दी टेस्ट, जस्ट फॉर दी स्वाद के लिए वो ले कि स्वाद जो है वो फुलफिल हो रहा है, बट पेट भरने के लिए कभी भी ना लें। हेल्दी डाइट जो है वो हमेशा प्रेफर करें, वही चीजें उनको बताएं। शारीरिक गतिविधि, फिजिकल एक्टिविटीज जो है उनको बढ़ा दी जाए मॉर्निंग एंड इवनिंग। इसके साथ साथ तंबाकू से रोकथाम, वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि तंबाकू नहीं लेना है, वर्जित कर रहे हैं, मना करें, क्यों लेना जरूरी नहीं है उसकी यूटिलिटी आप सामने वाले को समझाएंगे तो व्यक्ति आराम से लेना बंद कर देगा उसको, ठीक है। इसके अलावा अल्कोहल का कंजप्शन, क्योंकि अल्कोहल भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर एनसीबी डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अल्कोहल, जितने भी एडिक्शन वाली चीजें हैं, स्मोकिंग, टबैको, अल्कोहल, इन सब का सेवन जो है वो बंद करवाए और व्यक्ति स्वस्थ जीवन, स्वस्थ आहार, प्रॉपर व्यवहार आचरण के साथ एक एनसीबी फ्री जीवन जो है वो जी सकता है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से बच के वो लॉन्ग टर्म लाइफ जो है वो हेल्दी जी सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब वो डिसीज नहीं होगा तो बजट मनी जो है वो भी सेव होगा और लाइफ जो है वो हैप्पीली वो सर्वाइव कर सकता है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो अगर हम एनसीबी का पूरा फुल कंक्लूजन या समरी निकालें कि एनसीबी क्या होता है, तो मैं क्विकली आपको बताती हूँ क्योंकि एनसीबी ये टॉपिक यहीं पे फिनिश हो रहा है। तो समरी या निष्कर्ष की मैं बात करूं तो एनसीबी क्या है, तो एनसीबी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ये फैलती नहीं है, ये छूत की बीमारी नहीं है, ये एक दूसरे के टच से नहीं फैलती है, ठीक है। इसमें आमतौर पे जो WHO ने कैटेगराइज किया गया है एनसीबी को, तो 4 मेजरली इसमें टाइप्स बताए गए हैं। फर्स्ट टाइप इज, फर्स्ट जो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से डेथ रेट हायर देखे गए तो वो है हार्ट डिसीज। सेकंड वन इज, कोई बताएगा, रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर। थर्ड इज कैंसर। फोर्थ इज, द लास्ट वन इज कि यहाँ पर आपको डायबिटीज। ये 4 चीजें हैं जो कि लाइफस्टाइल और डाइटरी फैक्टर जो है उनके रिस्क की वजह से व्यक्ति के अंदर ये एनसीबी जो है वो डेवलप होता है। और वर्ल्ड वाइडली अगर हम बात करें तो एनसीबी का बर्डन जो है या रेट जो है वो वर्ल्ड वाइडली डेवलप्ड कंट्री में बहुत ज्यादा हाई है, बाद में डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, क्योंकि इंडिया में अब डाइटरी पैटर्न जो है बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, ठीक है। जो नेचुरल और हेल्दी डाइट को प्रेफर करते थे, आज की जनरेशन में मैक्सिमम यूजुअली जो यंग एज वाली पॉपुलेशन है, जो आज की जनरेशन है, वो प्रेफर करती है हेल्दी की बजाय फास्ट फूड को। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मिडिल एज वाले जो हैं, यंगर एज जो है, वो एनसीबी के केसेस उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और हार्ट अटैक की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 30 से लेके 60 वाले जो एज ग्रुप की पॉपुलेशन है, उनमें मैक्सिमम हार्ट अटैक की वजह से या हार्ट स्टॉपेज या फंक्शन या कोलैप्स की वजह से व्यक्ति का जो डेथ है वो हाई हो रहा था।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो था वो कैंसर है। कैंसर में भी बहुत सारे टाइप है। ओरल कैंसर के केसेस बढ़ रहे थे, लंग कैंसर के केसेस बढ़ रहे थे। लंग कैंसर के केसेस ना केवल पैसिव स्मोकर बल्कि जो एक्टिव स्मोकर है उनमें भी इनके केसेस कई हद तक बढ़ गए। तो पैसिव स्मोकर में तो बढ़ने के चांसेस हाई है ही है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो रहे हैं और एक्सपोजर की वजह से वो स्मोक को इनहेल कर रहे हैं और लंग्स को डैमेज कहीं ना कहीं करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी के अलावा स्टमक कैंसर के केसेस बढ़ गए थे, क्योंकि डाइटरी डिस्टर्बेंसेस की वजह से पूरी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक तो डिस्टर्ब था, मेटाबॉलिक क्लॉक जो था वो भी डिस्टर्ब हो चुका था। ठीक है, स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूसेस जो सीक्रेट होते थे वो भी डिस्टर्ब हो गए, एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट जो है लॉन्ग टर्म में जाकर कैंसर की कंडीशन जो है वो डेवलप होना स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल कि बाहर के फूड आइटम का कंजप्शन जब बढ़ गया तो एच पाइलोरी फैक्टर एक फैक्टर होता है, बैक्टीरिया वायरस जो है वो यहाँ पर लंग स्टमक कैंसर जो है वो कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो जहां पर अनहाइजेनिक फूड की हम बात करते हैं, अनहाइजेनिक वाटर कंजप्शन की अगर हम बात करें, तो उसकी वजह से जो स्टमक कैंसर है उसके केसेस जो है आज की डेट में बढ़ गए। इसी के साथ इसी में से आप में से किसी ने पूछा था इंटेस्टाइनल कैंसर, तो बिल्कुल सही बात है। जब स्टमक कैंसर के चांसेस, आप अनहेल्दी डाइट लेंगे तो आपका मोशन या हम बोलें कि बॉबल मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। जो एक रिदमिक पैटर्न में बॉबल मूव करना चाहिए उसका मूवमेंट आपने क्या करवाया, या तो बहुत एक्सेसिव हो जाएगा या तो कंप्लीटली स्लगिश डाउन हो जाएगा, मतलब स्लो हो जाएगा। तो उसकी वजह से फूड आइटम वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकलना चाहिए था वो अंदर ही अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा इंटेस्टाइन, और वहीं पे डीजनरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो इंटेस्टाइनल वॉल जो है वो डैमेज होना स्टार्ट होंगी, और वो डैमेज होंगे तो वो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएंगे और ग्रेजुअली जो है वहां पर कैंसर सेल्स जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। मनीष शर्मा जी, ये आप लोगों का ऑटोमेटिकली अनम्यूट कैसे हो जाता है? ठीक है, एनसीबी आप लोगों को समझ में आ गया? यस मैम, अच्छी तरह से। यस मैम। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर कि नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने फुल फोकस जो किया था वो है आपका एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। अब इसकी नीड क्यों पड़ी? तो हमने जब यौन रोग के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करा था कि यौन रोग क्या होता है, एड्स से किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, HIV वायरस जो है वो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये किस तरीके से शरीर के अंदर जो है वो प्रवेश करता है और वो व्यक्ति के अंदर एकदम से सिम्टम नहीं देता है, एक कुछ जो विंडो पीरियड होता है उसके बाद से, या इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है उसके बाद से जो है लक्षण देना शुरू करता है शरीर में। तो गवर्नमेंट ने एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चलाने के पीछे का मेन रीजन यही था कि एड्स एक लौती ऐसी बीमारी महामारी के रूप में आई जिसके ऊपर नियंत्रण नहीं पाया जा रहा था। ठीक है, डेथ रेट बहुत एक्सेसिवली हाई हो रहे थे, लोगों के अंदर इसके लिए अवेयरनेस नहीं आ रहा था, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस एक दूसरे से ये वायरस जो था वो फैल रहा था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको चिंता का विषय समझते हुए नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो था एक चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट था, एक चुनौतीपूर्ण प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट करा उन्होंने, जिससे कि आज की डेट में अवेयरनेस जो है वो 100% जो है लोगों के अंदर आ चुका है, एक्सेप्टेंस जो है इन चीजों के लिए आ चुका है, और एक्नॉलेजमेंट तो लोगों के अंदर आ ही गया इस चीज के लिए कि एड्स जो है वो किस तरीके से फैलता है। तो गवर्नमेंट ने इसको जो है दिसंबर में 1999 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो है नेशनल या हम बोले स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करवाया गया। और श्वेता जी अगर मेरी आवाज नहीं आ रही तो शायद सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। तो आवाज नहीं आ रही है श्वेता जी तो आप शायद आपके यहाँ नेटवर्क का इशू होगा, आप एक बार
डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करें तो आपको आवाज आ जाएगी। ठीक है, तो एड्स नियंत्रण संगठन के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मंत्रालय जो मिनिस्ट्री जो थी, उन्होंने दिसंबर में 1999 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण प्रोग्राम या कार्यक्रम जो था उसको दूसरे चरण की शुरुआत जो थी वो स्टार्ट कर दी थी यहाँ पर। ठीक है, ये स्टार्ट किया जबकि राज्यों को महामारी पर प्रतिक्रिया देने का उत्तरदायित्व लेना स्टार्ट करा। मतलब हर स्टेट में इसका फीडबैक जो है वो लेना स्टार्ट करा। एक्नॉलेजमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम जो थे वहां पर स्टार्ट कर दिए। जैसे हम बोल सकते हैं कैसे अवेयरनेस को फैलाना शुरू करी, तो पोस्टर्स के थ्रू, नुक्कड़ प्रोग्राम जो थे वो छोटे छोटे प्रोग्राम जो थे नुक्कड़ों पे या चौराहों पे, उसके थ्रू जो है लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जो थी वो स्टार्ट करवाई, जिससे कि लोग उसके लिए झिझक खत्म करें। क्योंकि यौन रोग एक गंभीर बीमारी है, छुपाने की बात नहीं है, बट एक गंभीर बीमारी है। इसका निदान जितना जल्दी किया जाए उतने जल्दी जो है लोगों का जीवन जो है वो बच सकता है। ठीक है, इसके तहत गवर्नमेंट ने नुक्कड़ प्रोग्राम जो थे वो स्टार्ट करवाए, स्पेशली संडे के दिन, ताकि लोग जो हैं संडे को फ्री होते हैं और उस चीज को देखें, समझे और अपने जीवन में, अपनी लाइफ में उसको एक्सेप्ट करके उस चीज को फॉलो करना स्टार्ट करें। ठीक है, ये सारी चीजें वो जो है स्टार्ट करी गवर्नमेंट ने। फिर गैर सरकारी संगठनों ने और नागरिक समाजों के बीच में समझदारी का नेतृत्व जो है वो एक टीम वर्क जो है उनको दिया गया कि वो लोगों के अंदर जो है इसको किस तरीके से, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कर ही रही थी, साथ में उन्होंने नॉन गवर्नमेंट जो कम्युनिटी थी उनको भी उन्होंने अपने साथ इन्वॉल्व करा और इन्वॉल्व करके उन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम, कैंपेनिंग जो थी वो स्टार्ट करी, कॉलेजेस में स्टार्ट करी, ऑफिसेस में जो है एक डे जो है वो रखा गया, ऑडियो विजुअल्स जो है प्रोग्राम्स रिलेटेड दिखाए गए और साथ में ही टीवी में एडवर्टाइजमेंट सभी लोग देखते हैं। इसके साथ में हॉस्पिटल सेटअप्स में भी इनके बारे में एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिया। नॉट ओनली इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल बट इन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि इसके बारे में जितनी ज्यादा नॉलेज जो है, अवेयरनेस फैलाएंगे, उतना इजीली हम इस चीज से बच सकते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइडली जो है वो फैलना स्टार्ट हो चुका था इसको प्रिवेंट करने के लिए। तो अगर हम उद्देश्य की बात करें कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या था, तो भारत में HIV संक्रमण के प्रयास को कम करना। ठीक है, क्योंकि बार बार यही बताया जा रहा है कि HIV जो था उसके संक्रमण या इन्फेक्शन जो है उसका रेट बहुत हाई हो चुका था। ठीक है, उस पे नियंत्रण पाना जरूरी था। तो उसके लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से ये वायरस फैलता है, अगर वो आपको पता चल जाता है तो आप उससे बच सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसके संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए रेडियो, टीवी, ड्रामास और पैम्पलेट्स और न्यूज़पेपर, हॉस्पिटल्स के थ्रू इन्होंने जो बेसिक 4 रीजंस हैं वायरस के फैलने के, उनके बारे में बार बार उनको बताना शुरू करा। क्योंकि जब कोई चीज आपको रिपीटेडली बताई जाती है तो वो आपके ब्रेन में एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है और ऑटोमेटिकली जब आप किसी सिचुएशन में होते हैं तो वो क्लिक होता है आपको कि अच्छा हाँ, इसमें इस तरीके की चीजें नहीं करनी है। करण अंजना जी आप म्यूट कर लें। ठीक है, तो रिपीटेडली दिखाने के पीछे रीजन ये था कि वो माइंड में लोगों के एक इनबिल्ड हो जाए चीजें कि ये बेसिक 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से HIV वायरस का संक्रमण जो है वो हो सकता है। तो कोई बताएगा कौन से 4 रीजन हैं, क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से HIV वायरस जो है वो फैल सकता है? जी मैडम, असुरक्षित यौन संबंध। एक एक करके बोलें। पहला है इन्फेक्टेड से, दूसरा खांसने सीखने से नहीं फैलेगा, खांसने छींकने से, मच्छर के काटने से, काटे हुए मच्छर के आपके ऊपर बैठने से, टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स यूज करने से, सेम टॉवल यूज करने से, सेम थाली यूज करने से, एक साथ खाने से, स्विमिंग पूल यूज करने से नहीं फैलता है। जी मैडम, मेन रीजन तो ये है जो असुरक्षित यौन संबंध जो है मेन जो 4 रीजंस हैं। हाँ बिल्कुल, मैं पहला रीजन है इन्फेक्टेड निडल का इस्तेमाल करना,
कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है जी, रामकृष्ण गुप्ता जी जी, इन्फेक्टेड ब्लड से और यौन संबंध से, असुरक्षित यौन संबंध से और इफेक्टिव सुई से जो इस तरह से ये और ऑपरेशन के समय यदि कटे हुए हमारे डॉक्टर को यदि कटा फटा है डॉक्टर की स्किन और इफेक्टिव व्यक्ति का यदि ब्लड आया उससे ट्रांसमिट होता है। बिल्कुल 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 सही बात है। और इन्फेक्टेड गर्भवती माँ से बच्चे को हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इन्फेक्टेड निडल, अगर संक्रमित व्यक्ति के में अगर वो निडल यूज की गई है और वही निडल जो है वो आपको यूज कर ली गई है, तो इस तरीके से संक्रमण आपके अंदर एंटर हो सकता है। दूसरा है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के थ्रू हो सकता है, जहां पर किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया गया है और इन्फेक्टेड व्यक्ति के कांटेक्ट में अगर आए हैं तो उससे वो स्प्रेड कर सकता है। तीसरा इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे कि ब्लड बैंक्स में अगर ब्लड है तो आजकल तो ब्लड बैंक्स में विदाउट कंप्लीट टेस्ट के ब्लड नहीं लिया जाता है, तो वहां पर कई बार इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से ट्रांसमिशन जो है वो हो सकता है, मदर से बच्चे को हो सकता है। इस तरीके से ये जो बेसिक 4 रीजन जो पाए गए थे, इनके ऊपर नियंत्रण अगर पा लिया गया तो इन्फेक्शियस जो HIV का संक्रमण जो है उनसे बचा जा सकता है। ठीक है। दूसरा मेन उद्देश्य HIV या एड्स से मुकाबला करने की भारतीय क्षमता में दीर्घकालिक आधार पर वृद्धि करना, मतलब ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम नहीं था। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म चलने वाला था। गवर्नमेंट ने इसको समझ लिया था कि ये जो महामारी आई है ये शॉर्ट टर्म पे इसको हम नहीं ले सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोग्राम है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर मेन फोकस यही किया कि एड्स और HIV से प्रिवेंट करने के लिए, उससे रोकथाम के लिए, उससे लड़ने के लिए हमें लंबे समय पर आधारित चीजें जो है वो यूज करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल आज के डेट में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में HIV का टेस्ट जो है वो निःशुल्क गुप्त रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि अब पेबल कर दिया, अभी भी उन्होंने यही चीजें रखी है ताकि लोगों के अंदर इसके लिए सक्रियता आए और विलिंगली लोग जो है वो टेस्ट करवाएं। अब जैसे कि मदर के लिए हम बोले प्रेग्नेंट मदर है तो वो प्रोटोकॉल में है ANC के कि कुछ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो टेस्ट करवाना है उसमें HIV होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो टेस्ट होता है, गोनोकोकल इन्फेक्शन को टेस्ट करने के लिए VDRL टेस्ट जो है वो टेस्ट करवाया जाता है। ये कुछ मैंडेटरी टेस्ट हैं जिससे कि बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े, उसको करवाना अनिवार्य कर दिया गया है आज की डेट में, तो सभी लोग करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की एड्स परियोजना का दूसरा चरण जो था नगर निगम और जो समितियां जो उन्होंने बनाई थी, कमेटी मेंबर्स जो लिए थे केंद्र शासित प्रदेशों में, जो था सीधा इसका जो रिजल्ट देखा गया वो 100% जो था इस चीज के लिए रिजल्ट पाया गया। ठीक है, तो ये था आपका एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। देखिए सबसे बड़ा प्रोग्राम जो था वो NCB का था, उसके बाद जो था प्रोग्राम जो चल रहा है अभी भी गवर्नमेंट के द्वारा वो है आपका एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, अभी भी रन कर रहा है क्योंकि ये अभी भी इरेडिकेट नहीं हुआ है। इसके लिए गवर्नमेंट और पब्लिक को अभी भी अलर्ट रहने की जरूरत है। ठीक है, ये था आपका एड्स प्रोग्राम। क्लियर? यहां तक आप लोगों का हो गया है। इसके बाद जो कुछ बचे हैं प्रोग्राम छोटे छोटे से हैं, एक है लिटरेसी, नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम, रिवाइज नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम जो है बचे हुए, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। मैम HIV की शुरुआत कब हुई थी? अब HIV की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा उसके लिए, तो 1985 से। नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। देखिए प्रोग्राम का डिटेलिंग जो है मैक्सिमम वो आपको कम्युनिटी मेडिसिन वाले जो सब्जेक्ट है उसमें मेरे ख्याल से पढ़ाया जा रहा होगा आपको। इसमें सिर्फ आपको बहुत शॉर्ट में दिया गया है कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में इसमें मैक्सिमम बताया गया। ठीक है,
तो आपके जो रिमेनिंग बचे हैं वो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है, इसके अलावा कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम है, ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है ये, और न्यूट्रिशन या हम बोले आयोडीन डेफिशिएंसी प्रोग्राम, ये कुछ और प्रोग्राम बचे हैं 3-4। इसके बाद ये आपका जो है सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग उसको साथ में ही पढ़ते जाएं कि क्या क्या है, ठीक है। तो जो प्रोग्राम है ना, एक वीडियो बना के डाल देती है, तो सब लोग समझ लेते क्या क्या। किस चीज का वीडियो? मैम आएंगे मैम। कौन बात बोल रहा है पहले तो आप बताएं। हेलो मैम, मैं आशुतोष बोल रहा हूँ। जी आशुतोष जी, एनसीडी में जितना भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो पूरा आएंगे? देखिए आपके सिलेबस में जितना था मैंने ऑलमोस्ट पूरा पढ़ा दिया। एनसीबी जो है नेशनल नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीजेस थी, उसमें मेजरली 4 टॉपिक्स कवर किए गए थे। वो 4 टॉपिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब उसमें से वो जो भी पूछना चाहें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। सिलेबस की कॉपी मिलेगी क्या हमको? आप उसके लिए वशिष्ठ जी से कांटेक्ट कर लें। वशिष्ठ गुप्ता जी हैं, आप उनसे, आप न्यू कमर हैं क्या? जी मैम। एक्चुअली 3-4 दिन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया। जी आशुतोष जी, कोई बात नहीं। आपके पास बुक है? जी मैम है, बुक है। मैम रिकॉर्डिंग में आपकी वीडियो आ जाती है। तो उसमें ना बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं दी गई है। ब्रीफिंग की गई है बस कि क्या होता है, इसकी वजह से कितने डेथ रेट हो सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये मेन ऑब्जेक्टिव के साथ एनसीबी या बाकी सारे प्रोग्राम जो हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं कि इससे कैसे बचा जाए, किस तरीके से बच सकते हैं, ठीक है। तो बचने के लिए कैसे ये होता है, अगर आपको कारण पता चल जाएगा तो बचाव आप खुद से ही देख सकते हैं कि कैसे किया जा सकता है, ठीक है। यास्मीन जी का कुछ बोलना चाह रही हैं आप? हाँ मैम, जिनकी क्लास छूट गई है ना, तो आपकी रिकॉर्डिंग आ जाती है, उसमें रिकॉर्डिंग में जाके ये लोग देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं। बिल्कुल सही बोला यास्मीन जी ने। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसको रिवाइज भी जब हम करेंगे, रिवीजन जब करेंगे, तो हम इसको फिर से स्टार्ट करेंगे। टिल देन अगर आपको सिलेबस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप जो वशिष्ठ गुप्ता जी हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वो आपको पूरा सिलेबस, या अपने सेंटर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, सिलेबस, सब्जेक्ट, टॉपिक, सब कुछ आपको वहां से आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये न्यू कॉमर्स के लिए एडवाइस था। मैडम रिकॉर्डिंग कहाँ पर है? हेलो, हाँ जी, रिकॉर्डिंग आपके लिंक पे है। लिंक आप बताइएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है। वशिष्ठ जी का नंबर ले लीजिए। जिनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है या जो इशू आ रहा है, तो आप ये गुप्ता जी का नंबर ले लीजिए। मैं अपना नंबर आपको वो बता कर दे रहा हूँ, है ना, आप ऐड कर लीजिए। ठीक है। देखिए ग्रुप में उन्होंने डाल दिया है मैसेज में। जी सोनी जी, कंप्लीट होने के बाद दोबारा रिवीजन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल होगा ना, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। देखिए आप लोगों के एग्जाम अभी जनवरी के आसपास हैं। ये प्रोग्राम जो है 2 या 3 दिन और चलने वाले हैं। इसके बाद ये पूरा आपका प्रोग्राम और चैप्टर जो है सिलेबस कंप्लीट है। इसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर से हम फिर से पढ़ेंगे इसको। जिनका हो चुका है उनके लिए रिवीजन, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए फ्रेश स्टार्टिंग होगी, ठीक है। यस मैम। नंबर पता चलेगा वशिष्ठ जी का क्या? वशिष्ठ जी ने मैसेज में पिंग कर दिया है नंबर अपना, तो आप मैसेज या चैट जो है उसको ओपन करिए, आपको उनका कांटेक्ट नंबर उसमें मिल जाएगा। हम नोट नहीं कर पाते, दोबारा चाह रहे हैं। वशिष्ठ जी फोन नंबर आप वर्बली बोल दीजिए एक बार। मैसेज बॉक्स में मिल जाएगा ना? 90, चलिए 90 जी 90 39 39 43 43 7856। 7856। थैंक यू सर। ओके ओके। चलिए, तो आप लोग कल लेप्रेसी क्या होता है, कुष्ठ रोग क्या होता है, उसको किस तरीके से पहचानते हैं, वो हम
प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इससे कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो हम पढ़ेंगे, तो आप कल इसको थोड़ा सा रीड करके रखिएगा कि क्या होता है लिटरेसी प्रोग्राम में, क्योंकि बुक सबके पास है तो हमारा फटाफट हो जाएगा, फिर रिवीजन भी हम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पे सेशन जो है वो एंड कर रही हूँ। थैंक यू, गुड डे। जी मैम, थैंक यू मैम, गुड डे। थैंक यू मैम।